पिछले कुछ हफ्तों से मैं चाहे सोशल मीडिया में देखूं, चाहे अपने पर्सनल व्हाट्सएप में देखूं या फ्रेंड्स में देखूं, हर जगह का ना एक ही चीज का पैनिक है, मातम बन रहा है। वो है कि एक दिन रुपी विल कम डाउन टू 150 रुपीज फॉर $1 और लोग हताश बैठे हैं और बोल रहे हैं इस इकोनॉमी में कुछ हो ही नहीं सकता। अब इन इमोशंस को साइड में रखते हैं, नैरेटिव को साइड में रखते हैं, एक बार इसके दोनों साइड्स चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर करेंसी गिरती है तो एक्चुअली इतनी बुरी चीज नहीं है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस हैं और बहुत इकोनॉमीज ने पहले गिरती हुई करेंसी का एडवांटेज लिया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अपनी करेंसी को खुद उन्होंने ड्रॉप किया है। अगर आप देखेंगे, अगर इंडिया की करेंसी और नीचे ले गई, इसका एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहली चीज, जो एक्सपोर्ट है वो बेटर होगा, बिकॉज दूसरी कंट्रीज के लिए इजियर है हमसे लेना सामान, क्योंकि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई है। दूसरी चीज, हम ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर से सामान तो बहुत महंगा आएगा, तो मेक इन इंडिया बेटर होगा। तो टेक्निकली फॉलोइंग रुपी गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, मेक इन इंडिया करें, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, वो पॉसिबल है। बट एट द सेम टाइम इसका दूसरी साइड क्या है? जब रुपी की वैल्यू स्टेबल रहती है या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बढ़ जाती है, सबसे पहला एडवांटेज, पीपल्स जो सेविंग कर रहे हैं उनकी आप देखिए उनकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, दे फील रिच है। एक कंट्री जिसकी करेंसी की वैल्यू ऊपर जा रही है, वो क्या करती है? वो इंपोर्ट करना शुरू करती है, बिकॉज बाहर के देशों में सस्ता मिल रहा है। सो प्रोस कॉन्स दोनों के हैं। अब एक बार आप ये ग्राफ देखिए, ये मैंने लिया है 1960 से रुपए की वैल्यू कैसे डिप्रिशिएट करती आ रही है डॉलर, और अगर मैं 1991 से भी देखूंगा, क्योंकि 91 की पहले क्लोज इकोनॉमी थी, तो 91 से आज तक रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है ऑन एवरेज ऑफ 4.5% पर ईयर। तो इसके हिसाब से अगर सब ऐसे ही चलता गया तो ये तो इनएविटेबल है ना कि एक दिन 150 रुपीज विल बी इक्वल टू $1, और स्टेटिस्टिकली ये हो जाएगा आने वाले 10 से 15 सालों में। तो इसमें पहली चीज, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें पैनिक कर रहे हो ना, तो ये वही बात हो जाएगी जब मैं 2010 में मार्केट्स में एंटर किया था। उस समय सेंसेक्स था 16,000 17,000 और लोग बोलते थे कि सेंसेक्स एकदम 50,000 क्रॉस कर जाएगा, और लोग शॉक कि अच्छा ये कैसे पॉसिबल है, कुछ भी ये भी। सर आज सेंसेक्स 75,000 बैठा हुआ है। आपको एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखना है, आपको परसेंटाइल ग्रोथ या परसेंटाइल डी ग्रोथ देखनी है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए इतनी क्लैरिटी देने वाला हूं बिकॉज 4 क्वेश्चन हम आंसर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, रुपी गिर क्यों रहा है, एंड नॉट ओनली द करंट न्यूज बट स्ट्रक्चरल इश्यूज इंडिया में है क्या। सेकंड, आरबीआई क्या कर रहा है टू स्टॉप दिस। थर्ड, दूसरी कंट्रीज का हम एग्जांपल लेंगे, दूसरी कंट्रीज में जब करेंसी गिरती है तब क्या होता है। एंड फोर्थ, मैं आपको बताऊंगा हाउ विल यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, कौन सेक्टर्स खराब करेंगे, एंड बेसिकली व्हाट इट विल मीन फॉर यू। इस चैनल पे ना मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं मेक श्योर करूं कि आप सैक्रिफाइस ना करो इन लाइफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। और ये मैं कैसे करूंगा? टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड मनी, टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड where do you need to put your money so that every penny you have in your savings ना, वो आपके लिए उससे भी ज्यादा मेहनत करे जितना आप खुद कर रहे हो। और हाँ, यूट्यूब एल्गोरिथम ने मुझे ये भी बताया कि ज्यादा जब डेटा बताता हूं ना मैं आपको, तो शायद आपको इतना मजा नहीं आता। तो डेटा तो इस वीडियो में होगा, डेटा पॉइंट्स भी होंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी से समझाऊं। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और एंड में ना आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। लेट्स गो। अब पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं कि रुपी गिर क्यों रहा है। वीडियो शुरू करने के पहले ना मेरी एक गुजारिश आपसे बहुत स्ट्रांग है, इस वीडियो के लिए आप पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को सर अलग रखो, इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं, तब आप एक्चुअली समझ पाओगे कि कोर इशू क्या है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस आता है डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी का। अब इंडिया क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी। यूएस क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमी। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस एग्जांपल, तो बहुत सिंपली आपको मैं समझाने वाला हूं। अब आप ये मान के चलो, इंडिया की डिमांड है 10, यूएस की डिमांड है 100 क्लियरली, और इकोनॉमिक्स डिमांड सप्लाई गेम है, तो अभी मैं डिमांड की बात कर रहा हूं। इंडिया की है 10, यूएस की 100, बिकॉज इंडिया है डेवलपिंग, यूएस है डेवलप्ड। अब डिफरेंस ये है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी का ना डिमांड ग्रोथ रेट इज ऑलवेज हायर, राइट, एंड ये परसेंटाइल में हायर होता है। मैं आपको बताता हूं, इजी समझेंगे। अब सपोज इंडिया की डिमांड 10, यूएस की 100। अब इंडिया की डिमांड अगले साल बढ़ के हो गई 4 पॉइंट से बढ़ गई, और यूएस की डिमांड 10 पॉइंट से बढ़ के हो कितनी हो गई? 110, राइट। अब आप देखोगे परसेंटाइल वाइज इंडिया की डिमांड 10 to 14 चली गई, मतलब 40% का ग्रोथ रेट है डिमांड में। वहीं पे यूएसए की डिमांड 100 से 110 चलेगी, मतलब 10% का ग्रोथ रेट है। इसका मतलब जो इंडिया का डिमांड ग्रोथ रेट है दैट इज बाय 14%, यूएसए का कितना है? 10%। और किसी भी इकोनॉमी में व्हेन डिमांड इज हायर, सप्लाई नीचे है, तो क्या होता है? चीजें महंगी जाती है। अगर किसी को सर ये माउस लेना है, राइट, माउस बनाने वाले हैं 100, खरीदने वाले 1000, तो माउस बनाने वाले क्या बोलेंगे? मैं तो उसको बेचूंगा ट्रिपल प्राइस में, उसको डबल प्राइस में बेचूंगा। इसको बोलते हैं महंगाई, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसलिए
इंडिया में ग्रोइंग डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी, इसीलिए इंडिया में महंगाई भी ज्यादा होती है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 5.2% का रहा है पिछले 10 साल में, जबकि यूएस में वो रहा है अराउंड 2.6% का। तो 2.5% का डिफरेंस है कि इंडिया का इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब किसी इकोनॉमी में महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो करेंसी हल्की हल्की डिप्रिशिएट करती है, ये बहुत नॉर्मल है। और इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में चाहे कोई भी सरकार हो, करेंसी आपकी डिप्रिशिएट करती ही करती है। अब आप एक बार ग्राफ को देखिए, 1947 टू 1991 काफी हद तक रुपी स्ट्रॉन्ग रहा, बिकॉज उस समय तो हमारी इकोनॉमी बहुत क्लोज थी। अब जब इकोनॉमी खुल गई, उसके बावजूद भी 2002 टू 2005 अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग थी। 2007 में भी, 2009 में भी, 2010 में भी करेंसी ने स्ट्रेंथ अपहोल्ड की। यानी आप पूरा लॉन्ग टर्म देखोगे, हमारी करेंसी, किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी करेंसी स्टेडीली धीरे धीरे नीचे आती है। इट इज कंप्लीटली नॉर्मल एंड दैट इज वाई हमारी करेंसी 4.5% से डेप्रिशिएट करती है अगेंस्ट द डॉलर। अब रिसेंटली इतना हल्ला क्यों हो गया? बिकॉज रिसेंटली हमारी करेंसी 7% से नीचे आ गई है। क्यों? इंडिया की क्रूड ऑयल में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, जो सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है, आप बहुत जगह सुन चुके हो। फिर एफआईआई का आउटफ्लो हो रहा है। इस चक्कर में इंडियन इकोनॉमी की अभी थोड़ी खराब हालत हो रही है, बट लॉन्ग टर्म में हम 4.5% के अराउंड ही नीचे आएंगे, विच इज फाइन। अब बात करते हैं आरबीआई की। इसमें आरबीआई क्या कर रहा है सर? हाउ इज आरबीआई हेल्पिंग? अब आरबीआई के पास क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ज्यादातर इसमें डॉलर्स रखे होते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वी आर वेरी कंफर्टेबल दैट वे। अब आरबीआई क्या करता है? डॉलर की भी डिमांड सप्लाई, राइट? जब डॉलर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होता है? डॉलर महंगा हो जाता है, क्योंकि डॉलर की सप्लाई लिमिटेड है। तो आरबीआई सिचुएशन क्या करता है? वो अपने फॉरेक्स डॉलर्स बेचने लग जाता है ओपन मार्केट में। तो डॉलर की सप्लाई जब बढ़ जाती है, तो डिमांड सप्लाई के बीच में डिफरेंस कम है, तो डॉलर की प्राइस नीचे आ जाती है, रुपी कंट्रोल हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट की बिना थोड़ी लेयर्स होती हैं, बिकॉज इसमें फ्यूचर और डेरिवेटिव्स का प्ले भी होता है। तो आसान भाषा में आरबीआई ये बोलेगा कि मैं डॉलर बेचूंगा, बट अभी नहीं, बाद में बेचूंगा। इसलिए अभी आरबीआई की डॉलर पे शॉर्ट पोजीशन $100 बिलियन तक चली गई है, विच इज वेरी हाई। अब आधे लोग तो मुझे अंधभक्त बोल के कमेंट बॉक्स में चले गए होंगे, बट अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो, तो अब बात करते हैं दूसरी कंट्रीज इसको कैसे हैंडल करती हैं। दूसरी कंट्रीज में जब उनकी करेंसी गिरी तब क्या हुआ? तो पहली कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे, वो है टर्की। अब टर्की की करेंसी है लीरा। अब सर 2018 में इनकी करेंसी की वैल्यू गिरने लगी। अब करेंसी वैल्यू गिरने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? इन्फ्लेशन। बिकॉज अब जिन सिटीजन्स ने वो करेंसी रखी हुई एज अ सेविंग्स, और एक टाइम पे करेंसी की वैल्यू बहुत थी, मगर जब करेंसी की वैल्यू ही नीचे गिर गई, तो वो सेविंग्स की कुछ ज्यादा वैल्यू बची ही नहीं। सर टर्की में इतनी खराब हालत थी, 2022 में इन्फ्लेशन वाज अबव 80%। आप एक बार इमेजिन करके सोचो, इन्फ्लेशन अबव 80%। एंड व्हाई दिस गॉट इवन वर्स? बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट अर्दोगन। उन्होंने कभी इंटरेस्ट रेट को ही बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ते तो स्टॉक मार्केट नीचे आते, कंपनीज का फायदा कम होता। बट उन्होंने ये कभी इसको कंसिडर भी नहीं किया कि सर अगर इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाओगे तो डिमांड सप्लाई के जोन में डिमांड कम हो जाती है, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। ही डिड नॉट डू इट। पैनिक अभी इंडिया में इतना ज्यादा फैल गया ना कि IMF की डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, उनका खुद स्टेटमेंट आया है कि अगर इंडिया की करेंसी और डिप्रिशिएट कर जाती है और आ जाता है $100 फॉर $1, तभी भी इतनी खराब सिचुएशन नहीं है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, काफी चीजें भी टेम्परेरी हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, विद टाइम तो खुल जाएगा, कभी ना कभी तो खुलना ही है। और जो FDIs बाहर जा रहे हैं, वो भी विद टाइम इंडिया में आ ही जाएंगे, बिकॉज दूसरे एशियन मार्केट्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं। इंडिया में अपॉर्चुनिटी सॉलिड है, इंडिया अभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा फिस्कल डेफिसिट अभी भी 5% के नीचे है, विच इज अ बिग थिंग। टैक्स कलेक्शन बेटर हो गया, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, एंड स्टेबल है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग्स। तो इतना पैनिक करने की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। अब उस पार्ट में आते हैं जहां पे आप स्मार्टली समझ पाओ कि इसका फायदा हम कैसे उठाएं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, रुपी के गिरने से कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा, आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आरबीआई क्या करेगा? वो डॉलर्स खरीदने लग जाएगा फ्रॉम द ओपन मार्केट, सो दैट डॉलर की सप्लाई और कम हो जाए तो प्राइस और ऊपर चली जाएगी कंपेयर टू रुपी। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि करेंसी की ये प्राइस चेंजेस से किसको कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ विल इट इफेक्ट अ सिटीजन। पहली चीज, when the currency value drops, जो सबसे डिजास्टर्स इफेक्ट होता है, that is inflation. Just imagine किसी सिटीजन ने
पैसा सेव कर रखा है और करेंसी की वैल्यू एकदम डिप कर गई है, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ विच वो सेविंग्स ही लोग खत्म हो जाती है। सिटीजन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, जो एजुकेशन लोन्स हैं बाहर पढ़ने के लिए, दे बिकम वेरी कॉस्टली, एंड स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है जितने होने चाहिए ऑफ दैट क्वालिटी। लोग बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, INR से भी लोन ले रहे हैं फॉर डॉलर्स, और डॉलर की वैल्यू और बढ़ गई है। आप सोचिए ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए कि वो रूपी डिप्रिसिएशन का भी पैसा दे रहे हैं और जो लोन का इंटरेस्टेड है उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं। फिर आ जाता है कि FIIs हमेशा बेचते हैं तो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट्स नीचे आते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स नीचे आती हैं, ओवरसीज एक्सपेंस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहेंगे, टूरिज्म करना चाहेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर यू टू ट्रैवल आउटसाइड। एंड हाई कॉर्पोरेट डेट, अगर बाहर से कोई डेट ले रखा है, लोन ले रखा है, डॉलर्स में ले रखा है और आपकी INR वो रिड्यूस ही होती जा रही है, तो इट बिकम्स extremely difficult for companies to clear off such debts from the countries जिनकी करेंसी नीचे गिरती जाए। अब आ जाते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो एक्चुअली बेनिफिट करते हैं when the currency goes down। सबसे पहले है IT सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और IT सेक्टर डॉलर्स में कमा रहा है। अब जस्ट मैंने डॉलर्स में कमा रहा है और रुपए की वैल्यू और गिर गई है, तो वो अपनी बैलेंस शीट रुपीज में और इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखाते हैं, विच इज जस्ट फैंटास्टिक। फिर सेकंड सेक्टर आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ये अगेन बहुत बेनिफिट करता है बिकॉज इंडिया का मोर देन 50% जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं US में होते हैं फॉर जेनेरिक मेडिसिन की मॉलिक्यूल उन्होंने बना लिया है, हम बस उसको मास स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर गारमेंट्स, देन टी, देन स्टील, ये सब चीजें एक्सपोर्ट होती हैं तो इंडिया का बेनिफिट मिलता है। बट अभी एज ऑफ नाउ बात करोगे, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ ना, ये बेनिफिट भी मिलना बड़ा कम हो गया बिकॉज टैरिफ्स हर सेक्शन में बढ़ा रखे हैं। और फिर आ जाते हैं उन सेक्टर्स में जो बहुत खराब परफॉर्म करते हैं व्हेन रूपी डेप्रिशिएट्स। सबसे पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ता है, उनको बहुत महंगा पड़ता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन डिपेंडेंट है हम इंपोर्ट्स में, टैरिफ्स बढ़ते हैं, बहुत इशू होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, बाहर से क्या कहते हैं पार्ट्स आते हैं। FMG सेक्टर, बहुत सारे ऑयल्स बाहर से आते हैं जो जिनके लिए चीज़ें बनती हैं। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, टेलीकॉम सर्विसेज, सीमेंट सेक्टर, इन सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत डैमेज होता है व्हेन द रूपी डेप्रिशिएट्स। अब ये सारा पॉइंट कवर हो गया है। अब बात करते हैं सर ये कि इंडिया के लिए तो रूपी डेप्रिशिएट करना अच्छा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? अब सिर्फ इंडिया का एक बार लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी का गोल क्या है कि वी वांट टू रीच अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, जहां पे हमें एक्सपोर्ट्स भी ऐड करने एंड मेक इन इंडिया उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, इंपोर्ट्स रिड्यूस करना है। अब इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। अब मैं अगर एक्सपोर्ट्स की बात करूंगा तो बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट आ रहा है, PLI स्कीम्स आ रही हैं, बहुत चीजें आ रही हैं। अब एज यू कैन सी हियर ऑलरेडी बाय इन 2028 इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारे एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड बाय 2030 हमारे एक्सपोर्ट्स 25% और से बढ़ के सीधा $2.5 ट्रिलियन के हो जाएंगे। Within 5 to 8 years, we're expecting कि exports will increase by 3x. These are huge figures. और जो भी आप इंडस्ट्री देखोगे जिसकी मैं बात करता हूँ, उसमें गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट के लिए बहुत PLI स्कीम्स आ रही हैं, बहुत हेल्प कर रही है। कंपनीज भी एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग। एंड रूपी डेप्रिशिएट करता है तो इस सेक्टर के लिए और अच्छी बात है, अज्यूमिंग टैरिफ्स ना। दूसरी जगह बात करते हैं इंपोर्ट्स की। अब इंडिया की इंपोर्ट्स की बहुत बड़ी इशू है और इस इशू में बेसिकली 3 चीज आती हैं। सबसे पहले इंपोर्ट्स में आ जाएगा आपका क्रूड ऑयल। टोटल इंपोर्ट्स का क्रूड ऑयल 20 से 25% है, मतलब 1/4 क्रूड ऑयल है। अब इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू कोल, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस अ डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल एज मच एज पॉसिबल। हम रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, राइट? तो दिस इज वन प्रॉब्लम जो लॉन्ग टर्म में सॉल्व हो रही है, हम उस रास्ते पे निकल गए। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो है गोल्ड की। इज दैट जो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड खरीदते इंडियंस बाहर से, अब इसकी भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने निकाली थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से, वो नहीं चल रही है, बट बहुत PLI स्कीम्स आ रही हैं फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन गोल्ड। एंड थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स, ये भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने दोबारा बहुत PLI स्कीम्स निकाल रखी हैं बहुत टाइम से कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बेटर होगा, हमारा EVM सेक्टर बेटर होगा, सेमीकंडक्टर सेक्टर बेटर होगा, AI सेक्टर बेटर होगा। बाय द वे उन सब पे डिटेल वीडियोस हैं, आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। अब लॉजिक आप सोचोगे रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो दोनों के लिए बढ़ा है, एक्सपोर्ट के लिए तो होगा ही होगा ईजियर, एंड अगर इंपोर्ट की बात करेंगे तो हम इंटरनल चीजें यूज करेंगे, कंपनीज की चीजें यूज करेंगे, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो हमारी मेक इन इंडिया कंपनीज है वो बेटर कर जाएंगी, तो सबके लिए बढ़िया है। बट यहाँ पे इशू बताऊं क्या आता है? लॉजिकली आप सही सोच रहे हो, बट ये बहुत थियोरेटिकल चीज है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, डिमांड इज नॉट लीनियर कि ये हुआ तो यही हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा, चाहे वो जितना भी ऑन पेपर ऑब्वियस साउंड करे। इकोनॉमिक्स में एक रीजन की वजह से
थ्योरी ज्यादा होती हैं और फैक्ट्स कम होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली नोबडी कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग इन लाइफ एंड स्पेसिफिकली इन इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको इसकी रियलिटी टर्म बताता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई हमें ऑयल, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बाहर से चाहिए। अगर हम नहीं ला पाएंगे ना, हम कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। एंड इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस लेवल पे है ही नहीं कि हम इंपोर्ट्स पूरे बंद कर दे तो इंडिया कैन कंप्लीटली सर्वाइव। अनफॉर्चुनेटली हम उस लेवल पे नहीं है, और उस लेवल पे आने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसको ना आपको एक और एंगल सोच रहे हैं, मतलब आप देखोगे हमेशा देयर आर टू थिंग्स, वॉल्यूम्स एंड वैल्यू। वॉल्यूम्स एंड वैल्यू। अब हाँ, दिस विल हैपन कि रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो अपना ट्रेड बैलेंस ना बेटर हो जाएगा, अपना ट्रेड डेफिसिट बेटर हो जाएगा, बिकॉज इंपोर्ट्स ऑब्वियसली कम कर जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि हम भाई वॉल्यूम इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं बट हम वैल्यू भी कम कर रहे हैं, बिकॉज जब तक हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स नहीं आएंगे, वो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं आएगी, वो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट बाहर से नहीं आएगा, वो वैल्यू बाहर से नहीं आएगी, इंडिया में भी हम मेक इन इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, इंडिया में हम प्रॉपर गुड्स नहीं बना पाएंगे। और इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हम एक्सपोर्ट भी बेकार सामान करेंगे फिर। क्यों? बिकॉज अगर इंडिया में एक्सपोर्ट में हम कब जीतेंगे, व्हेन वी हैव एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस। अब प्रॉब्लम है कि इंडिया में वैल्यू इतनी कम आ रही है बिकॉज रुपी डेप्रिसिएशन, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी चीप गुड्स ही होंगे, कभी हाई एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होंगे, और हाई एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, ज्यादा पैसा नहीं आएगा। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, जितना आप वैल्यू चेन में आगे बढ़ते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा पैसा कमाने वाले हो, और जितना वैल्यू चेन में पीछे उतना पैसा कम कमाओगे। जैसे मैंने टबैको इंडस्ट्री में वीडियो बनाई थी, आपको मतलब जनरली स्पीकिंग सब्सक्राइब टू चैनल में इतनी डिटेल वीडियोस बना रहा हूं ना, मतलब जस्ट बाय सीइंग दिस आपके एमबीए यहीं पे हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। टबैको इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या इंडिया में, आपको पता है सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम रॉ टबैको बाहर भेज रहे हैं। जब रॉ टबैको बाहर भेज रहे हैं, द वैल्यू वी आर गेटिंग इज एक्सट्रीमली लेस, बट वहीं पे दूसरी कंट्रीज में उन्होंने रॉ टबैको से प्रोसेस्ड टबैको बाहर भेजने लग गए, उन कंट्रीज के मार्जिन बढ़ गए सर, उनको पैसे भर भर के मिल रहे हैं। आई थिंक मोरक्को था, ब्राजील था, एक कंट्री है दैट has been doing this. India needs to go up in the value chain, और वो तब हो पाएगा जब हम इंपोर्ट कर पाएंगे वैल्यू, और वो तब हो पाएगा जब रुपी कंट्रोल में है। और अगर रुपी गिरता ही रहेगा ऑल द टाइम, स्टॉक मार्केट से तो बहुत धज्जियां उड़ने वाली है, बिकॉज एफआई से पैसा तो आने नहीं वाला, जैसा मैंने बताया, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। और यार एक ब्रॉडर चीज होती है कि एक कंट्री की रेपुटेशन होती है, एक इकोनॉमिक रेपुटेशन होती है कि भाई यहाँ बिजनेस करना सेफ है नहीं है, ये कंट्री स्टेबल है नहीं है। अगर कंट्री की करेंसी ही टूटती जाएगी तो स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, उस कंट्री की रेपुटेशन पे फर्क आता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करेंसी हमारी कंट्रोल में रहे। कम ज्यादा वो होता रहेगा, एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी में डिफरेंट करेंसी लेवल्स के प्राइसेस विल सपोर्ट अस, विल हेल्प अस, बट इट नीड्स टू बी स्टेबल। अगर इतने झटके में इजीली शॉर्ट टर्म में गिरी जा रहा है, इट शोज अ वेरी नेगेटिव साइन। तो स्टेबली ऊपर जाए, स्टेबली नीचे आए, दैट इज व्हाट वी वांट। नाउ यू हैव द फुल पिक्चर। अब आप मुझे बताइए, व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।